Dear students, welcome to VS Classes YouTube चैनल। बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं CMA फाइनल के पेपर नंबर 15 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम पर्पज से MCQ क्वेश्चंस इश्यू किए हैं बिट क्वेश्चंस के नाम से। आज हम उनके लिए लेके आए हैं उसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमारे पास जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं हम आपको सारे MCQ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे विद द आंसर्स, विद रीजंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मैं CA विकसित। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिविंग जस्टिफिकेशन। First, which of the following is not a term normally used in value analysis? तो वैल्यू एनालिसिस में हम बेटा यूज वैल्यू को काम में लेते हैं, एस्टीम वैल्यू को काम में लेते हैं। ये दोनों वैल्यू किसके लिए होती है? जो परचेज करता है, जो परचेज करता है उसके लिए एक तो प्रोडक्ट की यूज वैल्यू होती है। हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, जैसे पेन है, मैं कहूं साहब एक गोल्ड प्लेटेड पेन है तो भी उसकी यूज वैल्यू तो 10 रुपए रहेगी, लेकिन गोल्ड प्लेटेड दैट इज हिज एस्टीम वैल्यू, लग्जरी है साहब, लग्जरी है। और कॉस्ट वैल्यू मैन्युफैक्चरर के लिए होती है, लेकिन रीसेल वैल्यू तो एक्सचेंज वैल्यू होती है। ये वैल्यू एनालिसिस का पार्ट नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रीसेल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन? जस्ट इन टाइम बेटा जॉब कॉस्टिंग में जस्ट इन टाइम लगाया जा सकता है, प्रोसेस में लगाया जा सकता है, सर्विस कॉस्टिंग में लगाया जाता है, बट बैच कॉस्टिंग, क्योंकि बैच कहता है कि बैच कॉस्टिंग में हम सारे काम एक बैच के लिए करते हैं, जबकि जस्ट इन टाइम किसी भी स्टॉक को मेंटेन करने की बात नहीं कहता। इसका भी आंसर है आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइस? ट्रांसफर प्राइस का मेथड कौन सा नहीं है? तो बेटा पहला ऑप्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तो ट्रांसफर प्राइस का ऑप्शन है। मार्केट प्राइस, ये भी ट्रांसफर प्राइस है। टू पार्ट, ये भी ट्रांसफर प्राइस है। लेकिन इंटरनल प्राइस, इट इज द सेकंड नेम ऑफ ट्रांसफर प्राइस, ये ट्रांसफर प्राइस का ही दूसरा नाम होता है। तो इसका आंसर होगा बेटा बी, इंटरनल प्राइस ट्रांसफर प्राइस, ये कोई मेथड नहीं होता, ये ट्रांसफर प्राइस का ही दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is market skimming price appropriate? बेटा मार्केट स्कीमिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? जब भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो तो हाई प्राइस रखो और धीरे धीरे प्राइस को लो कर दो ग्रेजुअली। तो इसके लिए क्या होना चाहिए?
बेटा आपका प्रोडक्ट न्यू होना चाहिए और एकदम डिफरेंट होना चाहिए, तो आपको कोई हाई प्राइस देने के लिए तैयार होगा। आंसर इज बी, प्रोडक्ट इज न्यू एंड डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a recognized method of arriving at the selling price for the product of a business? किसी भी बिजनेस की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तो बेटा लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट कितने टाइम तक चलेगा, बिल्कुल उससे सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है। स्कीमिंग प्राइस हमने अभी अभी बात की थी कि अगर प्रोडक्ट नया है और डिफरेंट है तो आप पहले प्राइस ज्यादा रख सकते हो। पेनिट्रेशन, जब प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेच रहे हो तो आप लोअर प्राइसेस पे जाते हो, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग आपका सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हेल्प नहीं करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए भी है, बी भी है और सी भी है। आंसर इज बी, राइट आंसर। ए बी सी तीनों सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते ही बड़ा मजा आता है। A company has estimated the selling price and variable cost of one of its product as follows। देखिए साहब, सेलिंग प्राइस है 40, 50 और 60। 40, 50 और 60 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.30, 0.45 और 0.25। वेरिएबल कॉस्ट 20, 30 और 40 और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.55, 0.25, 0.20। कंपनी की यूनिट्स, कंपनी की सेल कितनी है बेटा? कंपनी की सेल होने वाली है 1000 यूनिट। कंपनी की सेल होने वाली है 1000 यूनिट और वो क्या चाहती है कि जो उसका कंट्रीब्यूशन आए वो 20,000 से एक्सीड होना चाहिए। सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो साहब 20,000 रुपीस का कंट्रीब्यूशन चाहिए, इसके लिए 20 रुपीस प्लस, मतलब 20 से ज्यादा होना चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है साहब, 20 से ज्यादा कब होगा? अगर सेलिंग प्राइस 40 है तो क्या वेरिएबल कॉस्ट 20 से कम है? नहीं। तो पहला ऑप्शन, सेलिंग प्राइस 50 हो और वेरिएबल कॉस्ट 20 हो तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 30। दूसरा ऑप्शन, सेलिंग प्राइस 60 हो और वेरिएबल कॉस्ट 20 हो तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 40। तीसरा ऑप्शन, सेलिंग प्राइस 60 हो और वेरिएबल कॉस्ट हो जाए 30। तो ये तीन ऑप्शन फेवरेबल सिचुएशन वाले हैं, तो मैं तीनों की प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी कितनी है पहला ऑप्शन होने की? सेलिंग प्राइस 50 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.45। सेलिंग प्राइस 60 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.25। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट 20 होने की प्रोबेबिलिटी 0.55, 0.55 एंड दिस इज 0.25। सॉल्व कर लीजिए, जो टोटल आंसर आएगा, टोटल आंसर कितना आता है? टोटल आंसर आ जाएगा बेटा 44.75, that is 44.75
75। तो आंसर हमारी एग्जाम के लिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 45%। ठीक है बेटा। देखो इन्होंने कहा था इंडिपेंडेंट है, मतलब आपका पर्पज कब सोल्व होता है, जब आपका कंट्रीब्यूशन 20 से ज्यादा है। तो ये तीन ही केस है जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन 20 से ज्यादा आता है। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग द कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि साहब कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर ए स्पेशल ऑर्डर। द ऑर्डर वुड रिक्वायर 1 to 5 kg of material D. This is a material that is readily available and regularly used by the organization on its normal product. There are 265 kg स्टॉक में है। तो बेटा जब भी कोई रेगुलर प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट होती है करंट मार्केट प्राइस। 265 केजी स्टॉक में है तो 3.24 कितना बैलेंस रह गया, 1250 माइनस 265 कितना आ जाएगा, 985 मल्टीप्लाइड बाय 3.24, दोनों का टोटल लगा दीजिए, जो वैल्यू आएगी वैल्यू इज 4050। तो योर राइट आंसर इज 4050, क्योंकि जो स्टॉक में है और जो हमें स्टॉक में नहीं है वो तो मार्केट से खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। जो स्टॉक में है वो रेगुलर यूज वाला है, इसलिए इस पे करंट मार्केट प्राइस लग जाएगा। आंसर हो जाएगा 4050। राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि एडर हॉल्ट यूजेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू एलोकेट इट्स ओवरहेड। The budgeted cost expected for the supervisor cost pool was, budgeted unit थी 5000, number of employees 75, budgeted cost 7500, actual unit, actual employee, actual cost, total cost variance। तो बेटा total cost variance, मुझे तो कॉस्ट वेरिएंस में एक ही बात पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी चाहिए, ये कह रहा है 7500 की कॉस्ट आनी चाहिए थी जब 5000 यूनिट थी। तो फिर 5500 यूनिट के लिए कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, 8250। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 8085। तो दिस इज 165 फेवरेबल। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है कि पी लिमिटेड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, पी लिमिटेड काम करती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इट्स बस एक्सपेक्टेड प्लेस ए ऑर्डर 2895। तो 110 कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय ऑर्डर 2895।
2895। तो ये आपकी क्या आ जाती है बेटा, जो ये रेट आती है, ये रेट क्या कहलाती है, जो रेट हमारे पास आएगी, क्या रेट आ जाएगी, 110010 डिवाइडेड बाय 2895 इज इक्वल्स टू द रेट इज 38। अब एक्चुअल देखिए साहब, 210 ऑर्डर्स थे, 210 ऑर्डर्स थे और हमने 38 के हिसाब से रिकवर किया है। तो हमने रिकवर कर दिया 7980 माइनस एक्चुअल कितना है 7650। तो 330 की क्या हो गई, ओवर रिकवरी। आंसर इज ए, 9 का आंसर है ए, 330। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी recorded the following cost in October for product X: direct material, labor, variable overhead, fixed production overhead, variable selling cost, fixed distribution और total cost बता रखा है। 4000 यूनिट प्रोड्यूस की गई, 3600 सेल की गई। तो 4000 माइनस 3600, 400 यूनिट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है बेटा। आगे बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट एक्स एट द एंड ऑफ थ्रूपुट। बेटा थ्रूपुट कॉस्टिंग जब काम में लेते हो तो कौन सी कॉस्ट ध्यान में रखी जाती है, मेटेरियल कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट कितनी थी, 20,000 रुपीज की कॉस्ट थी 4000 यूनिट के लिए। तो 400 यूनिट के लिए कितनी होगी, ₹2000। ₹2000 इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज डी, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है थ्रूपुट कॉस्टिंग के काम में लेते हैं। तो थ्रूपुट कॉस्टिंग सेलिंग प्राइस है 50 माइनस मटेरियल कितना है 16। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन दैट इज। तो टोटल ये कह रहा है रिटर्न पर आर बताइए। तो ₹34 डिवाइडेड बाय 8 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट। आंसर इज 11 का आंसर आपके पास हो जाएगा बेटा 255 मिनट। आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि स्टॉक कंट्रोल डेटा फॉर मटेरियल पी, EOQ निकालना है बेटा। EOQ आपके बचपन की चीज है, फाउंड इंटर में निकाला करते थे। कितना फॉर्मूला होता है 2AO/C। रख दीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाय A का मतलब एनुअल डिमांड होता है, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट 100 का 20%। तो जब इसको सॉल्व करते हैं दैट इज 120 यूनिट। आंसर इज डी, 120 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which
ऑफ द फॉलोइंग वुड टेक प्लेस? अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होती है तो मुझे पता है कि साहब कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है, और कंट्रीब्यूशन जब इंक्रीज होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी, सी इज द राइट ऑप्शन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा और ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है वैल्यूज के साथ, तो इस ऑप्शन को, क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। हम कोशिश करेंगे इसकी वैल्यूज को सही ढूंढने की। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। A company makes a single product which it sells at ₹10 per unit। चलिए बेटा ये क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 10 रुपए। आगे बोल रहा है फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट बता रखा है 48,000 पर मंथ। द प्रोडक्ट हैज ए कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन 40% है, तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 60%, 6 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया 4। अब ये कह रहा है कि एक्चुअल सेल्स कितना है 1,40,000 रुपीज। अगर मैं इसे यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो 14,000 यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 4, 12,000 यूनिट। तो क्या आप मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता सकते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2000 यूनिट। फॉर्मूला सभी को आता है। आंसर इज ए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2000 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कहता है, द फॉलोइंग टास्क आर एसोसिएटेड विद एबीसी सिस्टम। एबीसी सिस्टम क्या करेगा बेटा, सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाइड करेगा कि किसके हिसाब से मुझे कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। फिर वो डिफाइन करेगा कॉस्ट पूल, उसके लिए सारी कॉस्ट निकालेगा, पहला काम। फिर सेकंड काम, थर्ड क्या निकालेगा, पूल की रेट निकालेगा, और फिर उसे एलोकेट कर देगा। तो देखिए ऑप्शन में सबसे पहले आंसर होगा बेटा 3, फिर क्या चाहिए, पूल चाहिए तो आंसर 2, फिर रेट चाहिए तो आंसर 4, और फिर एलोकेट तो आंसर 1। 3, 2, 4, 1, आंसर इज ए। 16 का आंसर हो जाएगा बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या कहता है कि एक कंपनी हैज ए कैपेसिटी ऑफ 80,000 यूनिट, लेकिन वो प्रेजेंट सेल कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है उसकी 80,000, प्रेजेंट सेल कितनी है 20,000। आगे कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितनी है 100 रुपए। अब वो कहता है अगर सेलिंग प्राइस में 10% कम हो जाए तो ये सेल डबल हो जाएगी, और अगर और 10 रुपए कम हो जाए तो ये 80,000 हो जाएगी। मतलब अगर सेलिंग प्राइस 80 रुपए हो जाए तो सेल हो जाएगी
80,000। मतलब सेलिंग प्राइस में 10 रुपए कम करने से सेल डबल हो जाती है। ठीक है साहब, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 80 रुपए। आगे बोलता है माइनस प्रॉफिट 25%, तो वैल्यू कितनी आ गई? 60। 60 मल्टीप्लाइड बाय 80,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 48 लाख। टोटल कॉस्ट आनी चाहिए 48 लाख। आंसर इज सी। इसने पूछा था टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि साहब स्टैंडर्ड प्राइस है 7.2, एक्चुअल क्वांटिटी है 1600, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1450, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, और इसका आंसर है 480 फेवरेबल। स्टैंडर्ड प्राइस 7.20 हमें पता है, एक्चुअल प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है, तो एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा? एक्चुअल प्राइस हो जाएगा 6.90। एक्चुअल प्राइस हो जाएगा 6.90। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। बैक फ्लश कॉस्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज। बेटा बैक फ्लश हमेशा जस्ट इन टाइम के साथ काम में ली जाती है, तो आंसर नंबर बी, ए जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री फिलोसॉफी हैज बीन एडॉप्टेड। तो जस्ट इन टाइम का बैक फ्लश आपके काम आएगा। फिर कहता है प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, their comparison with actual cost, and the measurement and analysis of variance to originating causes is defined as material costing, standard costing। तो बेटा वेरिएंस कहाँ निकालते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आंसर हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? फॉलोइंग आर कॉस्ट डेटा फॉर 2 ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ क्लेरिकल वर्क। फिक्स कॉस्ट बता रखी है सेमी ऑटोमेटिक की, फिक्स कॉस्ट बता रखी है फुल्ली ऑटोमेटिक की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता रखी है इसकी वेरिएबल कॉस्ट, और तो मैं कह देता हूं सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। फिक्स कॉस्ट टोटल करके बता देंगे 15,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, दैट इज 45,000, और इट इज 1,25,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 140 और 40। क्वेश्चन ने पूछा है इनडिफरेंस पॉइंट बताओ, तो इनडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आंसर हो गया 1,25,000 माइनस 45,000 डिवाइडेड बाय 140 माइनस 40। आंसर इज 800। तो आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन 800 केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या बोलता है आपको? वे बजटेड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड
ओवरहेड कितना था 6000। फिर कह रहा है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 6100। हमें क्या निकालना है रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। तो रिकवर्ड कितना बेटा, हमने कहा बजटेड आवर्स कितने थे, बजटेड आवर्स थे 2000। रिकवरी रेट कितनी हो गई, रिकवरी रेट हो गई साहब, ये थे 6000 तो रिकवरी रेट हो गई 3। यही रिकवरी रेट हम यहां पे लिखेंगे और एक्चुअल आवर्स कितने हो गए 2100 तो रिकवर्ड हो गया 6300। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला होता है RFO माइनस AFO। 6300 minus 6100 that is 200 favorable, that is 200 favorable। तो हमारे लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 200 फेवरेबल। ये तो हो गया फिक्स्ड ओवरहेड। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं साहब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड तो बड़ा इजी काम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट आपको पता है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 4300। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो बोले 4000 लगनी चाहिए थी 2000 में, तो 2100 में कितनी 4200। आंसर इज 100 एडवांस। तो देख लो वेरिएबल ओवरहेड पहले बोला है तो 100 एडवर्स और 200 फेवरेबल। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, थोड़ा सा मेरे साथ देखेंगे। चलिए, ये कहता है साहब कि सेलिंग प्राइस कितनी है 80, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 32, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 48। ठीक है साहब। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट है 11,52,000। तो ब्रेक, तो आपका बेटा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा 11,52,000 डिवाइडेड बाय 48 that is 24,000 यूनिट। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे बेटा क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है कि साहब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट है साहब आपका 60%। तो टोटल सेल्स कितनी होगी, तो साहब 24,000 अगर 60% है तो टोटल हो जाएगा 40,000 यूनिट्स। आंसर इज बी। 23rd का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द पीवी रेशियो ऑफ फर्म डीलिंग इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, पीवी रेशियो है 50%। पीवी रेशियो 50% होने का मतलब कंट्रीब्यूशन रेट 50%।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40%। अब अगर बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी जैसा आया था, अगर वो 40% है तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है तो ब्रेक इवन पॉइंट है 60%। तो ये कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट, अगर सेल 50 लाख है तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? 60%, दैट इज 30 लाख। तो आंसर हो जाएगा सी, 30 लाख। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? एबीसी लिमिटेड हैज करंट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, साहब पीबीआईटी, पीबीआईटी कितना है? पीबीआईटी है 19,20,000। टोटल असेट है 96 लाख। अब ये बोल रहे हैं कंपनी ने अपनी असेट बढ़ा दी, कितने से? 24 लाख से। तो कंपनी की असेट कितनी होगी? 120 लाख। प्लस उनकी इनकम में कितना इंक्रीज हो गया? 8,40,000 माइनस डेप्रीसिएशन 4,80,000। तो उनकी नई पीबीआईटी क्या हो जाएगी? न्यू पीबीआईटी हो जाएगी 22,80,000। 22,80,000, सॉरी 22,80,000, बिल्कुल 22,80,000। अब ये कहता है बेटा कि आप हमें क्या कैलकुलेट करके बताइए। आप हमें ये बताइए कि जो पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था? 19.20 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100। पहले था 20%, अब कितना हो गया? 22.80 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 19%। तो 1% से क्या हो गया? 1% से डिक्रीज हो जाएगा। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर ए लर्निंग कर्व की रेट है 72%। टाइम टू बी टेकन टू कंप्लीट द 4th यूनिट ऑफ ए 12 यूनिट जॉब involved in the assembly if the initial unit require 80 hours। तो 4 यूनिट में कितना लगेगा एवरेज टाइम? 80 मल्टीप्लाइड बाय 72% मल्टीप्लाइड बाय 72%। तो आंसर आ जाएगा बेटा 41.47%। आंसर इज बी, 41.47। ध्यान क्या रखना है? देखो बेटा लर्निंग कर्व कैसे चलता है? 1 से 2, 2 से 4, तो फिर 80 था फर्स्ट यूनिट के लिए, ये हो गया 2 के लिए और ये हो गया 4 के लिए। तो इसका आंसर हो गया 41.72। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमें क्या कह रहा है? ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट दैट 40,000 मिक्सचर्स बेचे जाते हैं और सेलिंग प्राइस क्या है? बेटा इसका सेलिंग प्राइस बता रखा है क्वेश्चन नंबर 27, सेलिंग प्राइस हमें बताया है 60 और वो कह रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का है? इन्वेस्टमेंट है 40 लाख का।
रिटर्न कितना चाहिए? 15%, मतलब 6 लाख का रिटर्न चाहिए। कितनी यूनिट से? 40,000 यूनिट से। तो एक यूनिट में कितना रिटर्न चाहिए? 15 रुपीज का। तो माइनस रिटर्न 15, तो टारगेट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 45। आंसर इज सी, 45। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि when you wait until the manufacture of a product has been completed, आप कब वेट करते हैं? तो हमें पता है बेटा, बैक फ्लश हमने पढ़ा है। जब भी हम बैक फ्लश अकाउंटिंग करते हैं तो वो क्या कहता है? बैक फ्लश अकाउंटिंग आपको कहता है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक वेट करो और उसके बाद में अपनी अकाउंटिंग करना। तो आंसर नंबर बी 28 का आंसर होगा बी, बैक फ्लश। क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग। बेटा मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूं। डॉक्टर डेमिंग बिलीव्स, तो ए का आंसर होगा 2, टू प्रिवेंट द डिफेक्ट। डॉक्टर डेमिंग ने बिलीव किया था, वो कहते हैं कि आपको डिफेक्ट को प्रिवेंट करना चाहिए। इशिवाका डेवलपमेंट, इशिवाका डेवलपमेंट आपको क्या कहता है? वो कहता है साहब कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, कोज एंड इफेक्ट डायग्राम। टाइप ऑफ वेरिएशन इज ड्यू टू, टाइप ऑफ वेरिएशन इज ड्यू टू फर्स्ट। अब बेटा इसमें देखो, आपको कुछ चीजें भी आ जाती है ना तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। और लास्ट ये वैसे सबसे इजी क्वेश्चन होता है, अगर हमें दो ऑप्शन भी आते हैं तो दो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। लास्ट इज 4, तो आंसर इज A2, B3, C1, D4। आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि साहब आप यूज करते हो बैच कॉस्टिंग, तो आपकी बजटेड कॉस्ट कितनी थी? आपकी बजटेड कॉस्ट थी 2000। बजटेड यूनिट कितनी थी? बजटेड यूनिट थी 10,000। बैच की यूनिट कितनी थी? बैच की यूनिट थी 1000। तो नंबर ऑफ बैच कितने हैं? नंबर ऑफ बैच हो जाएंगे 10। 2000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2000 यूनिट, सॉरी बैच की रेट हो जाएगी। आंसर इज बी। क्लियर? तो ये हमारा पार्ट 1 था बेटा। आप हमें, होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी हमें बताएंगे आपको ये पार्ट कैसा लगा। उसके बाद हम आपके लिए, आप हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। हम आपके लिए मोर वीडियोस लेके आते हैं। ठीक है, चलिए सर सब्सक्राइब कीजिए VS क्लासेस CMA YouTube चैनल। थैंक यू।